Welcome back to my playlist of 9th class biology, and today the topic is the viruses. Viruses are the acellular structures and are not included in the five kingdom classification system. They lack the structural characteristics of cells. इनके अंदर सेल्स की characteristics नहीं पाई जाती, तो इस वजह से इनको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। और इसकी जो स्टडी है उसको हम कहते हैं वायरोलॉजी। अब स्ट्रक्चर ऑफ वायरस जो है इसको एक्सक्लूड करने की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, साइटोप्लाज्म नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। जाहिर सी बात है, जब इसका स्ट्रक्चर ही सेल्स की तरह नहीं है तो इनको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं इंक्लूड किया गया। दे डू नॉट फीड, रिस्पायर, एक्सक्रीट और ग्रो। इनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाई जाती। ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट कब कर सकते हैं? जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाएंगे, होस्ट पे डिपेंडेंट करेंगे, उनको डैमेज करके, उनके अंदर डिजीज कॉज करके उनसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह या मटेरियल्स वगैरह लेंगे। ओके, तब ये रिप्रोड्यूस वगैरह कर सकते हैं। वायरसेस का बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने गिवन किया हुआ है कि ये हमारे पास इसकी प्रोटीन कोट होती है, ये हमारे पास डीएनए और आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रीजन जो है वो नेक होता है, ये हमारे पास टेल होती है और ये टेल स्पाइक्स होती हैं। जब भी हमारे पास वायरस जो है वो किसी होस्ट की सेल मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट करता है, तो ये हमारे पास सपोज करें होस्ट सेल मेम्ब्रेन है, तो ये इस ट्यूब के ज़रिए से इस होस्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और फिर ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए वो इस ट्यूब के ज़रिए से क्रॉस करके होस्ट सेल मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है और फिर वहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल की रिप्लिकेशन एटसेट्रा होती रहती है। तो इसकी वजह से ये होस्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर अपनी जनरेशन इंक्रीज़ करवा के इसको इन्फेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रायोन्स एंड वायराइड्स। ये हमारे पास क्या है? ये भी वायरसेस की ही तरह के होते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है प्रायोन्स। इट इज़ कंपोज ऑफ ओनली प्रोटीन्स, दे कंटेन्स नो डीएनए और नो आरएनए। ये जो है शीप और मैन के अंदर डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रायोन्स कैन रिप्लिकेट और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वायराइड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अ सर्कुलर आरएनए विदाउट अ प्रोटीन कोड और इन्वेलप। इनके अंदर प्रोटीन कोड और इन्वेलप नहीं होती, इनके अंदर जस्ट जो है वो सर्कुलर आरएनए पाया जाता है और ये प्लांट्स के अंदर डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। इनके अंदर डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनके अंदर सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं, इनके अंदर सिर्फ आरएनए होता है। ये शीप और मैन के अंदर डिजीजेस कॉज कर सकते हैं और ये प्लांट्स के अंदर डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। और इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे पास पोटैटो, एप्पल एटसेट्रा, इन्होंने एग्जांपल दिया इसकी। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक कॉमन नेम होता है और एक लैटिन या साइंटिफिक नेम होता है। ओके, जो साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो हमारे पास एक साइंटिस्ट लीनियस उसने प्रोड्यूस किया नेमिंग सिस्टम टू गिव ईच ऑर्गेनिज्म अ नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू लैटिन नेम्स। दो लैटिन नेम्स को कंबाइन करके एक साइंटिफिक नेम प्रोड्यूस किया गया। हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना साइंटिफिक नेम होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब भी ये बायोलॉजी में साइंटिस्ट वगैरह को स्टडी इन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है तो इन साइंटिफिक नेम से ही उनको कॉल किया जाता है। अब जो ये साइंटिफिक नेम्स हैं हर एक ऑर्गेनिजम्स के, अब ये आपकी लेवल पे आप लोगों को पता होने चाहिए। जैसे ब्रिंजॉल है, ये हमारे पास जो है ब्रिंजॉल जो है वो हम उर्दू में इसको बोलते हैं, बेटागन जो है वो इसको पंजाबी में बोलते हैं, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम जो साइंटिस्ट ने कवर की स्टडी किया वो क्या था? हमारे पास सोलैनम मेलैंजिना। पोटैटो जो है वो हमारे पास क्या है? इसका साइंटिफिक नेम सोलैनम ट्यूबरोसम। राइस का क्या है? ओराइजस सैटिवा। ह्यूमंस का क्या है? होमो सेपियंस। फ्रॉग का जो है वो एन्यूरा भी हो सकता है और राना टिग्रीना भी उसका हो सकता है। तो ये एटलीस्ट 5-6 नेम्स आप लोगों को इस लेवल पे आने चाहिए जो आप लोगों के बुक में गिवन है और एमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसी पैराग्राफ में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी गई है। ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। ह्यूमन का जो इम्पैक्ट है वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या है? बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या है? जैसे हंटिंग है, हंटिंग के शिकार करना। हंटिंग इज इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन बाय किलिंग द ऑर्गेनिजम्स। हंटिंग की वजह से हमारे पास क्या एक्सटिंक्शन का मतलब ये कि ऑर्गेनिजम्स का जो रेट है, ऑर्गेनिजम्स की जो तादाद है वो कम हो जाती है। उसका जो रेट है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, क्योंकि हम बहुत सारे शिकार कर रहे होते हैं हंटिंग वगैरह, तो उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स वगैरह मर जाते हैं। वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स जंगलात में रहते हैं उनको वाइल्ड लाइफ कहते हैं। ऑन द वे पीपल थ्रेटन वाइल्ड लाइफ इज बाय डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग देयर हैबिटेट। उनका जो हैबिटेट है या उनका जो इन्वायरमेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं, जिस वजह से उनका जो एक्सटिंक्शन रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। Forests and grassland are being cleared for new roads, farms, cities, and also the other human activities like mining and building of dams destroy the habitats। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ उसमें क्या है कि हम फॉरेस्ट और जो ग्रास लैंड है उसको डिस्ट्रॉय करके रोड्स और फार्म्स वगैरह बना रहे हैं और जो माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, बिल्डिंग ऑफ डैम्स वगैरह की खुदाई के लिए
कर रहे हैं, डैम्स के लिए खुदाई कर रहे हैं ज़मीन की, तो इस वजह से वो सारा जो उनका हैबिटेट है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। एक्सीडेंटल और पर्पसफुल इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम कैन कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ लोकल स्पीशीज और कैन कॉज द इफेक्ट ऑन नेचर। इसका मतलब ये है एक्सीडेंटल और प्रोपोजफुल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़। अब ये जो न्यू स्पीशीज़ का वर्ड है ये हमारे लिए यूज़ हुआ है ह्यूमंस के लिए, जो हंटिंग वगैरह करते हैं, कि इकोसिस्टम के लिए ख़तरनाक है, इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ पे जो लोकल स्पीशीज़ जो इस इलाके में रह रहे होते हैं उनका जो एक्सटिंक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है इम्पैक्ट वो क्या, पोल्यूशन। पोल्यूशन आल्सो अफेक्ट द इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। ये भी इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहा होता है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कैन अकर so rapidly so that many species will be unable to adjust their range and may become extinct। जो पोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता हमारे इन्वायरमेंट की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, गाड़ियों की वजह से जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से स्पीशीज़ जो है वो उस इन्वायरमेंट में नहीं रह पाती और उसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। पेस्टिसाइड्स हैव कॉज्ड द abundance of predatory birds to decrease and acid deposition has caused worldwide decline in amphibian population। पेस्टिसाइड्स जो हैं, पेस्टिसाइड जो हम वो स्प्रे वगैरह करते हैं, प्रेडेटरी बर्ड्स टू डिक्रीज। प्रेडेटरी बर्ड्स जो वो वाले बर्ड्स जो कि प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, प्लांट्स उनकी खुराक होती है, तो जब हम पेस्टिसाइड्स वो क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे कर रहे थे तो उनसे बहुत सारी बर्ड्स की भी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से उनका रेट भी जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड एसिड डिपोजिशन इज कॉज वर्ल्ड वाइड एम्फीबियन पॉपुलेशन। एम्फीबियन की जो पॉपुलेशन है जो पानी वगैरह में रह रहे होते हैं, वो कैसे कि जब हम पानी देते हैं पौधों को, तो वो जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं वो बह के नालों के ज़रिए से दरियाओं तक जा रहे होते हैं। तो दरिया में जो पानी के अंदर जानवर रह रहे होते हैं उनकी जो डेथ का सबब होता है वो पेस्टिसाइड्स की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, डिफॉरेस्टेशन। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ट्रीज़ का कटिंग करना या उनको काट देना, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्ट हो जाना। लीव्स द सॉइल बैरन, जो हमारे पास सॉइल है वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। वी आर डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट फॉर टाइमर, कोई भी बड़ी बिल्डिंग को ग्रो करने के लिए, टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ज़रात के लिए हम लैंड को डिस्ट्रॉय करें, टू मेक रोड्स, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा, एंड टू मेक हाउसेज, बिल्डिंग्स फॉर सेटलमेंट, एवर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, अर्बन डेवलपमेंट, एंड टू गेट लैंड फॉर ग्रेजिंग। इन सब कामों के लिए हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करें, जिसकी वजह से हमारे पास डिफॉरेस्टेशन और ज़्यादा बढ़ रही है। इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब इस पूरे पैराग्राफ में वही बातें लिखी हुई जो मैंने आपको पीछे बताई हैं कि फॉरेस्ट को रिमूव करना, सिल्टिंग अप ऑफ लेक्स। सिल्टिंग का मतलब ये है कि जो पेस्टिसाइड्स वगैरह या कोई भी ऐसे केमिकल्स वगैरह जो फ्लड्स के ज़रिए से, रिवर्स के ज़रिए से वो जा रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी वो अफेक्ट हो रही है। ट्रीज़ कैन ग्रो ऑन हिल साइड्स इवन व्हेन द सॉइल इज क्वाइट थिन। ट्रीज़ जो है वो सारी हिल साइड्स के ऊपर ही होती हैं, लेकिन हमारे शहरों वाले इलाके में ट्रीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है क्योंकि उनको ख़त्म किया जा रहा है। हैवी रेनफॉल की वजह से जो है वो भी ट्रीज़ वगैरह सारे ख़त्म हो जाते हैं। सेडिमेंटेशन की वजह से सारे जो डैम्स वगैरह जब फ्लड हो जाते हैं तब भी ये ट्रीज़ वगैरह या सॉइल वगैरह जो है वो हमारे पास क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इश्यूज़ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की जो कंजर्वेशन है वो हमारे पास, इश्यूज़ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पाकिस्तान, डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग। ये जो दो मेन मकासद हमने पीछे पढ़े हैं, इन्हीं की वजह से बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है पाकिस्तान में। वो कैसे कि पाकिस्तान इज़ फेसिंग ए रियल डिफॉरेस्टेशन क्राइसिस एज वेरी लार्ज एरिया फॉरेस्ट इज़ यूज्ड इधर फॉर फ्यूल पर्पज़ और फूड फर्निशिंग। या फ्यूल पर्पज़ के लिए डिफॉरेस्टेशन की जाती है, दरख्तों वगैरह को काटा जाता है, या वुड फर्निशिंग, लकड़ी वगैरह का काम करने के लिए, टेबल चेयर एक्सेट्रा बनाने के लिए ये डिफॉरेस्टेशन की जाती है। हंटिंग इज़ अ थ्रेट टू एनिमल्स इन पाकिस्तान। ये एक आजकल ट्रेंड चला गया है जिसकी वजह से एनिमल्स का जो डिक्लाइन एक्सटिंक्शन रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। सो हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स एंड टू कम्प्लीटली बैंड कर दिए गए। ब्लैक डियर, स्पॉटेड डियर, ये जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं ये वाले एनिमल्स। अलाउड इन पर्टिकुलर सीजन, स्टिल देयर इज थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ इन पाकिस्तान। जो वाइल्ड लाइफ है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा थ्रेट में चला गया। एक्सटिंक्ट एंड इंडिजिन एनिमल्स इन पाकिस्तान, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट मैं आपको फिर भी थोड़ा बता दी कि चीता, टाइगर, एशियन लायन एक्सेट्रा ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और जो इंडस डॉल्फिन, ब्लैक बर्ड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज endangered species in Pakistan. Population growth is the issue of conserving biodiversity.
ये इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि हमें फॉरेस्ट्री को ग्रो करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। ये हंटिंग और डिफॉरेस्टेशन, इन दो पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमारे पास इन इश्यूज़ को कवर किया जा सके। सो यहाँ तक हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, चैप्टर नंबर 2। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी टॉपिक समझना हो तो यू कैन आस्क मी फॉर माई कमेंट्स। लाइक, सब्सक्राइब, हिट द सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स।